हेलो डियर स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 9 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकंड, जिसका नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। तो इस चैप्टर से रिलेटेड हमारे पास कोई नोट्स हैं जो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर क्या होता है। तो देखो क्या है कि किसी कंट्री के जो रूलर्स होते हैं वो सारी चीज़ करने के लिए फ्री नहीं होते हैं जो वो पसंद करते हैं। ठीक, कुछ रूल्स होते हैं जो उनकी पावर्स को लिमिट करते हैं। अब जो रूल्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं रूल्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। बट कॉन्स्टिट्यूशन का काम केवल इतना नहीं है कि रूलर्स के पावर को लिमिट करे, इनके और काम है। हम बेसिकली 3 काम कह सकते हैं। ये होता है कि ये जो रूलर्स हैं उनकी पावर्स को डिसाइड करें कि आपकी लिमिट यहाँ तक है। सेकंड, इनका काम होता है कि जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को इंश्योर करें, सिटीजन्स के राइट्स को। यानी कहने का मतलब ये है कि जो रूलर्स हैं, ठीक है, अब बेसिकली ये बात हम वहाँ पे कर रहे हैं जहाँ पे ये रूलर्स कौन से होंगे। ये रूलर्स डेमोक्रेसी वाले रूलर्स होंगे, जो आपने चैप्टर फर्स्ट में डेमोक्रेसी पढ़ा है। बाकी तो अगर मोनार्की में डिक्टेटरशिप में बात करोगे तो वो तो रूलर्स जो चाहते हैं वही करते हैं, तो वहाँ पे उन रूलर्स की बात नहीं है। तो ये रूलर्स जब इलेक्टेड होकर के पावर में आएंगे तो पावर में आ जाने के बाद वो उनकी पावर्स लिमिटलेस नहीं हो जाती है। वहाँ पर क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन एज अ सुप्रीम लॉ वर्क करता है। ठीक है, एज अ सुप्रीम लॉ वर्क करता है, और ये 3 काम बेसिकली करता है। पहला कि जो रूलर्स हैं इनकी पावर्स को लिमिट करता है, इनकी पावर्स बताता है क्या क्या है, सिटीजन्स के राइट को इंश्योर करता है, और थर्ड काम जो इसका है वो ये बताता है कि हाउ द गवर्नमेंट विल फंक्शन, यानी गवर्नमेंट काम कैसे करेगी, उसकी इंस्टीट्यूशनल डिजाइन कैसी होगी, ये सब सारी बहुत चीज़ें। अगर इसको केवल कंट्री के ही रिस्पेक्ट में ना ले तो कहीं भी जो है, जैसे डेमोक्रेसी हम लोगों ने देखी थी ब्रॉडर एस्पेक्ट में कि डेमोक्रेसी कहीं भी हो सकती है। हमारे घर में भी डेमोक्रेसी होती है, किसी ऑफिस में भी होती है, यानी जहाँ पर वो सारे लोग मिलकर के डिसीजन ले सकें, जो उस डिसीजन से इफेक्ट होने वाले लोग, उससे अफेक्टेड होने वाले लोग हैं। ठीक, तो वहाँ पे डेमोक्रेसी मानी जाएगी। डेमोक्रेसी केवल कंट्री के लिए नहीं होती है। ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या है, ये रूल्स हैं, अ सेट ऑफ रूल्स। तो रूल्स सब कहीं होते हैं, हमारे घर में भी लोगों के रूल हैं, यानी उनके राइट्स से, उनके पावर से किसको क्या करना है। फादर के राइट्स दूसरी तरीके से हैं, मदर की राइट्स दूसरी तरीके से, हम लोगों को दूसरे तरीके के राइट मिले हुए हैं, यानी हम लोगों का मतलब बच्चों को दूसरे तरीके के राइट्स मिले हुए हैं। ऐसे किसी ऑफिस में, किसी स्कूल में, ठीक है, जैसे आपका भी स्कूल के भी रूल्स हैं। आप टीचर्स की चेयर पे नहीं बैठोगे, ये रूल है, राइट। बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखी है तो अंडरस्टूड भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो रूल्स होते हैं ये इसी को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन भी हर जगह होता है। ब्रॉडर एस्पेक्ट में हमें कह सकते हैं कि सब जगह पे होता है, राइट। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है और क्या करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब आपको मिलेंगे इस चैप्टर में। ठीक, यानी जब पूरा चैप्टर पढ़ जाओगे तो इनका आपको जवाब मिलेगा। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन ये कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है। सेकंड क्वेश्चन है हाउ आर द कॉन्स्टिट्यूशंस ड्रॉन अप, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाए जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हु डिजाइन्स देम एंड इन व्हाट वे, कौन उनको बनाता है और कैसे बनाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर दी वैल्यूज दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशन इन डेमोक्रेटिक स्टेट, यानी अगर कोई डेमोक्रेटिक स्टेट है तो वहाँ पे ऐसे कौन से वैल्यूज हैं, ऐसे कौन से मूल्य हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करते हैं। और फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन आपका है अगर एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया और अप्लाई हो गया तो क्या बदलती हुई सोसाइटी में फिर से उसको बदला जा सकता है जिस तरीके से कंडीशन बदल रही है, राइट। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, मतलब ये वो क्वेश्चंस हैं पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में आपको जिनके जवाब मिल जाने हैं, राइट। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर, यानी चैप्टर अभी अब शुरू होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम आपकी एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो हमने भी यहाँ पे एनसीईआरटी की बुक रखी हुई है। आप भी अपने सामने बुक रख लोगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हम यहाँ पे जो भी बुक्स में हेडिंग दी हुई है उन सारी हेडिंग्स को यहाँ रखेंगे, और हेडिंग के अंदर जो चीज़ें हैं उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। वो पूरा होगा, अगली हेडिंग फिर यहाँ पे डाल देंगे, जिससे आप बुक से जुड़े रह करके पढ़ाई कर सको। कहीं आपके ये ना आए कि ये चीज़ें कहाँ से पढ़ा रहे हैं, और रिवाइज भी जब आपको बुक से करना हो तो चीज़ें जुड़ी रहें। तो ये चैप्टर सेकंड है। तो यहाँ पे पहली हेडिंग कौन सी होगी, 2.1 होगी, जैसे कि आपकी बुक बताती है। तो इसका क्या नेम है, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका।
तो जैसे अभी जितने क्वेश्चंस आपने अभी देखे हैं ना कि जिनके आपको आंसर मिलने हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको दो रिस्पेक्ट में मिलेंगे, एक तो साउथ अफ्रीका के रिस्पेक्ट में, दूसरा इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इन दो कह सकते हैं, जैसे बताया था मैंने फर्स्ट चैप्टर में कि यहाँ पे केस स्टडीज़ होती है, ठीक है, कोई चीज़ समझने के लिए, तो यहाँ पे दो कंट्रीज की केस स्टडी, एक इंडिया की और दूसरी साउथ अफ्रीका की, ठीक, कि कैसे यहाँ पे क्या कंडीशंस थी और कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बने और फिर कैसे इंडिया में। सबसे पहले साउथ अफ्रीका का देखते हैं कि यहाँ पे कैसी कंडीशंस थी, क्योंकि ये रिसेंट की एक बड़ी डेमोक्रेसी है और एक आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री से, और यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन है। जिस कंडीशन में बना उस कंडीशन के हिसाब से तो और बहुत ज़्यादा आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो साउथ अफ्रीका की कंडीशन देखते हैं क्या था, कैसे कौन सी चीज़ शुरू हुई। तो आपकी बुक में जो एनसीईआरटी है वहाँ पे एक स्टेटमेंट शुरू होता है। स्टेटमेंट नेल्सन मंडेला का है, जो कि वहाँ के सबसे बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं 1994 में। स्टेटमेंट का ये है कि आई हैव फॉट अगेंस्ट द ब्लैक डोमिनेशन, आई हैव फॉट अगेंस्ट द वाइट डोमिनेशन, मतलब मैंने ब्लैक डोमिनेशन के अगेंस्ट भी लड़ाई की है और मैंने वाइट डोमिनेशन की भी अगेंस्ट लड़ाई की है। डोमिनेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ का प्रभुत्व, एक व्यक्ति का, ठीक। तो उनका कहने का मतलब ये था कि हमें किसी का डोमिनेशन किसी सोसाइटी पे नहीं चाहिए, ठीक। आगे वो इसी में आगे ऐड करते हैं कि हमने ये चीज़ चाहिए कि सभी लोग एक हार्मनी में रहें, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, ऐसा डेमोक्रेटिक स्टेट उनको चाहिए। और ऐसा आइडियल इस्टेब्लिश करने के लिए वो जीना चाहते हैं, और अगर इस आइडियल के लिए उनको मरना पड़े तो वो पूरी तरीके वो मरने के लिए भी तैयार हैं, ठीक। ये जो स्टेटमेंट इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है वो वही है। तो ये नेल्सन मंडेला कहते हैं। नेल्सन मंडेला कौन है, अभी मैंने बताया कि वहाँ के प्रेसिडेंट बनते हैं पहले जब रिपब्लिक बनता है साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला को अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं, क्योंकि इनके वही आइडियल रहे हैं जो गांधी जी के थे, ठीक है, इसीलिए इनको अफ्रीकन गांधी भी कहते हैं। तो इनको क्यों ये फाइट करनी पड़ी, कैसे फाइट हुई, तो देखो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने लगभग पूरे विश्व को, यानी जहाँ पे लोग रह रहे थे सबको कॉलोनीज बनाया, सबको गुलाम बनाया। एक टाइम ऐसा था जब वर्ल्ड के 25% पे ब्रिटिशर्स बाकायदा फैले हुए थे, उनका कह सकते हो राज था, कॉलोनीज थी। सब जगह पे उनके अलग अलग एक्सपीरियंस होते थे ब्रिटिशर्स के, कहाँ पे जाना है, उनको क्या करना है, क्योंकि वो सर्वे करते थे किस चीज़ पर उनको कहाँ क्या प्रॉफिट हो सकता है। तो जैसे इंडिया में आए तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बेसिकली वो ट्रेड करने ही आए थे, ट्रेड किया, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन संभाल लिया यहाँ का। लेकिन यहाँ के वो परमानेंट सेटलमेंट उन्होंने अपना नहीं बनाया, नहीं परमानेंट है कि सिटीजन नहीं बने। बट इसका उल्टा साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, वहाँ पे वो परमानेंट सिटीजन बन गए, वहाँ पे उन्होंने अपने घर बना लिए, लोकल लोगों के बीच में जाकर के रहने लगे, और फिर उन्होंने एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू किया, ठीक है। तो अब डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से था, वहाँ की सोसाइटी जो थी वो दो तरीके की सोसाइटी बन चुकी थी। एक थे वाइट्स, यानी जो ब्रिटिशर्स अंग्रेज लोग थे वाइट्स, और दूसरे हो गए नॉन वाइट्स, ठीक है। अब नॉन वाइट्स में तीन तरीके के लोग थे, एक जो अफ्रीका के नेटिव लोग थे जो काले होते हैं, ब्लैक, दूसरे वहीं के लोग जो मिक्स्ड कलर के थे उनको कलर्ड बोलते थे, और तीसरे जो माइग्रेटेड इंडियंस थे, यानी जो यहाँ से इंडियंस जो थे काम काज के लिए वहाँ चले गए थे, या अंग्रेज अपने उससे लेकर, जैसे वहाँ पे अंग्रेज लोग भी काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन करवाते थे, इंडेंचर्ड लेबर जो होते थे। तो दो तरीके सोसाइटी बढ़ गई थी। अब ये जो वाइट डोमिनेशन था वहाँ पे, ये नंबर में कम तो थे लेकिन इन्हीं का डोमिनेशन था, और ये इनको डिस्क्रिमिनेट करते थे, नॉन वाइट्स वालों को। डिस्क्रिमिनेशन किस तरीके से था कि जो पब्लिक प्लेसेस थे वहाँ पे नॉन वाइट्स तभी जा सकते थे अगर वाइट्स लोगों ने उनको परमिशन दी है, अदरवाइज नहीं जा सकते थे, ठीक। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जैसे पार्क्स हुए, स्टेडियम्स हुए, स्विमिंग पूल्स हुए, वो इनके अलग रखे गए थे, यानी दोनों लोगों के अलग थे, राइट। जो इवन चर्चेज, यानी जो पूजा करने वाले जैसे पवित्र स्थान होते वहाँ पर भी नॉन वाइट्स अलाउड नहीं थे, ठीक। यहाँ पे दो इमेज आपके सामने ये लगा रहा हूँ, एक ये है, देखो यहाँ पे लिखा है नेटिव्स, इंडियंस एंड कलर्ड, इफ़ यू इंटर दिस प्रीमिसेस एट नाइट यू विल बी लिस्टेड एज मिसिंग, आर्म्ड गार्ड शूट एट साइट और सैवेज डॉग्स डिवर योर कॉर्प्स। मतलब अगर आप ये तीन लोग अगर यहाँ पे इंटर करते हो तो आर्म फोर्सेज आपको गोली मार देंगी, कुत्ते आपकी लाश को चीड़ फाड़ के ख़त्म कर देंगे, मतलब आपकी यहाँ पे एंट्री प्रोहिबिटेड है, ठीक। दूसरा जो आपका है ये सिटी आप डरबन में लगा हुआ था, ठीक है, इसमें भी वही चीज़ लिखी हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पे इनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, राइट। 1950s में यहाँ पे इन लोगों ने, यानी जो ब्लैक कलर्ड और इंडियंस लोग थे, यानी नॉन वाइट्स लोग थे, इन्होंने आंदोलन शुरू किया 1950s में। जो अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन था वो थी ANC, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ठीक। नेल्सन मंडेला इसी से थे, उसी में इनको जो है 28 साल की जेल होती है नेल्सन मंडेला को, सोच लिए 28 ईयर्स, अच्छी चीज़ के लिए वो। हाँ, एक चीज़ जो मैं पीछे भूल गया वो जान लीजिए कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ठीक है, इस डिस्क्रिमिनेशन को कहते थे अपार्थाइड
जिसका मतलब होता है कि नस्ल भेद यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जो कि कास्ट एंड कलर के बेस पे होता है। ठीक, यानी ये अपार्थाइड सिस्टम वहाँ पे चल रहा था, डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम। और जो इन लोगों के जो चीज़ें अलग अलग थी, यानी जो इंस्टीट्यूशंस उन लोगों के अलग अलग थे, स्कूल, हॉस्पिटल, ये चीज़ें, तो इस चीज़ को कहते थे सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन, ठीक, तो ये टर्म आपको पता हो गए होंगे। तो यानी ये इतनी खराब सिस्टम थी, इसके अगेंस्ट जो लड़ रहे थे ये आपके नेल्सन मंडेला जी, तो इनको वहाँ पे उन लोगों ने इम्प्रिजन कर दिया और 28 साल तक वो जेल में रहते हैं इसी आंदोलन के चलते। ये वहाँ का अम्ब्रेला मूवमेंट था, यानी अम्ब्रेला मूवमेंट का मतलब अम्ब्रेला जैसे छाता होता है, उसके अंदर में बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं। इसके बहुत सारे सपोर्टर्स थे, जैसे ये जो नॉन वाइट्स थे ये सपोर्टर्स थे, बाकी कम्युनिस्ट लोग इनके सपोर्ट में आए। ठीक है, अच्छे वाले जो अंग्रेज थे, जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहते थे, जो कह रहे थे कि नहीं ये चीज़ गलत है, वो लोग इनके सपोर्ट में थे। और दूसरे नेशंस, क्योंकि उस टाइम तक और बहुत सारे नेशंस जो हैं वो फ्री हो चुके थे, जैसे अपना इंडिया ही 1947 में फ्री हो गया था, 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था अपने यहाँ, तो ये लोग भी इसके सपोर्ट में थे। गांधी जी आपको पता ही अफ्रीका में कलर्ड लोगों के फेवर में जाकर के वहाँ पे वो भी आंदोलन किए थे, तो ये लोग इनके सपोर्ट में थे। तो जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो व्हाइट्स लोग जो थे उन्होंने इस आंदोलन को दबाने की पूरी कोशिश की। बहुत सारे लोग थे मारे गए, बहुत सारे लोगों को जेल में डाला गया, डिटेन किया गया, यानी नज़रबंद किया गया। लेकिन जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो पावरफुल था, तगड़ा था, आइडियल्स अच्छे थे गांधी जी वाले। तो इन सब की वजह से जो है ब्रिटिशर्स को आखिरी में झुकना पड़ा और इस तरीके के कानून को उन्हें हटाना पड़ा, राइट। और फिर वो एक डेमोक्रेटिक व्यवस्था के लिए तैयार हो गए, मान गए। तो अब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, वो लोग मान गए। नेल्सन मंडेला जी जेल से बाहर आ गए। 1994 में एक नया फ्लैग बना, अफ्रीका रिपब्लिक बना। ठीक, अब जैसे भारत 1947 में फ्री नेशन बना था, फिर संविधान तैयार करना था, लागू करना था, यानी ये चीज़ यहाँ पे अब इसका संविधान होगा, संविधान बनाया जाएगा, संविधान लागू होगा, तो संविधान बनाने की ज़रूरत थी। ठीक, यहाँ पे मंडेला जी ने सबसे कहा, यानी जो ब्लैक्स वाले थे, ब्लैक लोग थे, उनसे कहा कि आप ऐसा है कि जो ऑपरेसर्स थे, यानी जिन लोगों ने आप पे अत्याचार किया था, उनको आप माफ़ कर दो। यानी अब ये ना हो कि अब सोचो कि अब हम लोग मेजॉरिटी में हैं और चूंकि अब हम लोगों ने आंदोलन करके चीज़ों को जीत लिया है, तो अब इन लोगों ने हमको जो है डिस्क्रिमिनेट किया था, हम लोगों को मारते पीटते थे, हमारी लाशें कुत्तों से नचवाना चाहते थे, तो अब रुक जाओ हम बताते हैं इनको। लेकिन उनको ये चीज़ करने को मना किया गया और वो लोग मान गए। ठीक, अब जो है नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो है 2.2, जिसका नेम है वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पे अभी साउथ अफ्रीका से ही हम उसको कंटिन्यू करेंगे तो हमें चीज़ें पता चल जाएगी कि लोग मान तो उस टाइम पे गए। ठीक, अब वहाँ पे मानने में क्या था, कुछ चीज़ें थी, जैसे अब ऑपरेशर्स जो थे, यानी जिन्होंने अत्याचार किए थे वो, और जो ऑपरेस्ड थे, यानी जिन पे अत्याचार हुए थे वो, दोनों लोगों को साथ में रहना था। ठीक, पहले यही सोचो कि इन्होंने हमको मारा पीटा है, क्या हम इनके साथ में रहना पसंद करेंगे जबकि आज जीत मेरी हो गई है? आप ही बताइए, नहीं रहना पसंद करेंगे। तो पहली समस्या तो वहाँ पर ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि जो वाइट्स लोग थे, ठीक, इनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, इनके पास प्रिविलेजेस थे, यानी पहले से राइट्स थे। जैसे मान लो आप हमेशा रोड पर चले हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप अगर प्लेन पर उड़े हो, आज आपको नंगे पैर चलना पड़े तो आपको दिक्कत होगी। ठीक, तो ये चीज़ वाइट्स के साथ में थी। ठीक, कि अब भाई उनकी प्रॉपर्टीज, उनके प्रिविलेजेस बचे रहने चाहिए। अच्छा, ये लोग क्या चाहते थे, यानी जो नॉन वाइट्स थे, ये इनकी मेजॉरिटी थी, अब ये अपना मेजॉरिटी का रूल चाहते थे। तो यानी सबके अलग अलग व्यूज़ थे और रहना सबको साथ में था। तो क्या हो सकता था, इनके बीच में कोई समझौता हो सकता था, सभी लोग मिलकर किसी एक हल पर पहुंचे। तो हुआ ये कि बातें मानी गई, चलो ठीक है हम लोग साथ में रहेंगे, और इसके लिए क्या है, वाइट्स वालों ने इनकी मेजॉरिटी को माना। ठीक है, मेजॉरिटी का रूल यहाँ पर रहेगा, डेमोक्रेसी रहेगी, मेजॉरिटी का रूल रहेगा। बदले में इन लोगों ने माना कि आपकी प्रॉपर्टी राइट को हम ख़त्म नहीं करेंगे, आपकी प्रॉपर्टीज़ को नहीं छीनेंगे। साथ में आपके जो फंडामेंटल सिटीजन वाले रूल हैं, जैसे राइट टू लिव है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम टू एक्सप्रेस है, यानी ये सब चीज़ें जो मतलब फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके नहीं लिए जाएंगे। मतलब आप लोग ही बराबर रहोगे, किसी के डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। यानी जो नेल्सन मंडेला ने कहा था कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ रहेगी, सब हार्मनी में रहेंगे, सबको इक्वल राइट्स रहेंगे, वो सारी चीज़ें लोग मान गए, यानी सब चीज़ मान गए उस समय।
लेकिन अब ये आगे भी मानते रहेंगे, ये कैसे डिसाइड हो? तो वो डिसाइड तभी तो होगा कि अब इनके पास होनी चाहिए कुछ रिटन रूल्स, यानी जो समझौता हुआ है, जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, वो कहीं पे लिखा जाए, ठीक, कि आगे उस चीज़ को रेफर किया जाए। जब कोई ना मानने को तैयार, उसको बताया जाए कि देखो हम लोगों के बीच में समझौता हुआ था, ये चीज़ लिखी गई थी, राइट। तो अब जो ये रिटन रूल्स है, ये क्या कहे जाएंगे? आपने शुरुआत में ही पढ़ लिया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहे जाएंगे। ये क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से काम करता है, ये बताता है कि सिटीजन्स की क्या राइट है, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसकी पावर्स क्या क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या क्या है, ठीक, दो चीज़ें। ये बताता है कि यहाँ के सिटीजन्स जो हैं उनको उनके अपने नेशन के लिए एस्पिरेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं हमारा नेशन कैसा हो, ठीक। वो कॉन्स्टिट्यूशन खुद डिफाइन करेगा कि हमारा नेशन इस तरीके से है, हम एक इस तरीके का आइडियल नेशन बनाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, राइट। तो ये हेडिंग जो आपकी व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इस पर आपको बोलना या लिखना हो तो आई थिंक आप अच्छे से बोल और लिख लोगे, राइट। तो ये आप कह सकते हो कि अफ्रीका को लेकर के ये एक, अगर चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो तो एक फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड हेडिंग जो, थर्ड हेडिंग जो है यानी 2.3 की हेडिंग होगी, वो है मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी साउथ अफ्रीका की हमने चीज़ें देख ली। तो अब हम इंडिया पे आते हैं। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडिया में चीज़ें थोड़ा साउथ अफ्रीका से डिफरेंट थी। कुछ चीज़ें जैसे यहाँ पे फेवर में थी, कुछ चीज़ें फेवर में नहीं थी। जैसे फेवर में क्या, कौन सी चीज़ें थी? फेवर में चीज़ें ये थी कि जैसे हम लोगों ने जो है फ्रीडम की पूरी लड़ाई लड़ी थी, ठीक। और फ्रीडम की लड़ाई लड़ने में हम लोगों ने एक लंबे टाइम तक चीज़ों की, मतलब किन चीज़ों की ज़रूरत है, इसको फील किया था कि हम जब आज़ाद होंगे तो हमें क्या चीज़ चाहिए। ये चीज़ हम लोगों ने काफ़ी लंबे समय से फील किया था, ठीक है। देखो जैसे 1928 में जो है पंडित मोतीलाल नेहरू ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो और 8 कांग्रेस के मेंबर मिलकर के उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया भी था। 1931 में कराची सेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है एक रेजोल्यूशन पास किया था, और इन सब में कुछ चीज़ें कॉमन थी जो रखी गई थी कि हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज रखेंगे, एडल्ट फ्रेंचाइज रखेंगे, यानी सबको वोट देने का अधिकार होगा, ठीक है। इक्वल राइट्स की बात हुई थी, इक्वल राइट्स की बात हुई थी, फंडामेंटल राइट्स की बात हुई थी, ठीक है। इन सब की बात हुई थी, यानी पहले से थोड़ा बहुत हम इस सब के प्रोसेस में थे, ठीक। कुछ जो प्रॉब्लम्स थी वो ये थी, जैसे अभी यहाँ पे क्या है, जो इंडिया में उस समय था तो यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, यानी देसी रियासतें हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट्स। तो प्रिंसली स्टेट्स यानी देसी रियासतें, वहाँ पे राजा होते थे, यानी वहाँ पे सब्जेक्ट्स होती थी, उनकी प्रजा होती थी। अब प्रजा तो रह नहीं जाना था, अब इनको क्या बनना था, इनको सिटीजन बनना था, ठीक। अब ये किंग नहीं रह जाते, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता, डेमोक्रेसी आनी थी, यानी सोसाइटी का एकदम से मतलब सोशल और पॉलिटिकल चेंज डायरेक्ट होना था। तो इतनी जल्दी बदलाव जो है वो हजम कहाँ होते हैं लोगों, अच्छे बदलाव भी हो तो भी नहीं हजम होते ना, कि आदमी जो है जिस व्यवस्था में रह रहा है उस व्यवस्था से जल्दी बदलना, उसको अगर अच्छा बदलाव भी है तो भी ठीक नहीं समझ में आता है। तो ये सारे चेंजेस वहाँ पर होने थे, राइट। अब जो है थोड़ा बहुत तो यहाँ के लोगों ने रूल कैसे करना है ये सब चीज़ें भी देख ली थी। जैसे 1937 में इलेक्शन भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाए थे, तो इलेक्शन का भी देखा गया था। ये भी देखा था कमियाँ क्या है, जैसे यहाँ पे जो वोटिंग राइट्स थे वो कुछ ही लोगों को मिले थे, सबको वोटिंग राइट्स नहीं दिए थे इन्होंने। कुछ इन लोगों ने जो कानून बनाए थे, भाई ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे टाइम टाइम पे, वो कानून, लॉ, एक्ट ये सब बनाते रहते थे यहाँ, आखिर वो गवर्न करते थे, रूल चलाते थे। तो बहुत सारे रूल उन्होंने बनाए थे, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट से वो यहाँ पे एक्ट लाना शुरू किए, ठीक है। फिर जो है 1935 का एक्ट तो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ उसका बहुत सारा पार्ट जो है अभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा डायरेक्ट ही ले लिया गया है। तो ये चीज़ें इन लोगों को पहले से बेनिफिट में मिली थी। जैसे पुलिस का जो लॉ है वो उसी टाइम का बनाया हुआ है, राइट। तो वो सब सिस्टम में पहले से यहाँ पर था। तो अब यहाँ पे मतलब ये आपने देखा कि कौन से हमें प्रॉफिट्स थे, कौन से पहले से हमें बेनिफिट्स मिले हुए थे, कौन सी हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स थी। साउथ अफ्रीका से मैटर थोड़ा अलग था, ये भी आपने देख लिया। एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स भी थे लोगों के बीच में, जो फ्रीडम फाइटर थे। जैसे आप खुद देखो कि
हाँ, क्लास 9th में इतना तो आप काफ़ी सुनने समझने में भी आ गया हो। जैसे भगत सिंह के जो विचार थे वो गांधी जी के विचार से बिल्कुल अलग थे। सुभाष चंद्र बोस के विचार बिल्कुल अलग थे। उसमें जो मतलब रेडिकल्स थे, ठीक है, यानी उग्र दल और नरम दल, इन सब के मतलब कुछ लोग चाहते थे कि नहीं हम मार पीट के आज़ादी लड़के जीत के लेंगे, इस तरीके के भी लोग चाहते थे। गांधी जैसे लोग थे वो ये कहते थे कि नहीं हम अहिंसा से आज़ादी लेंगे। इरादे दोनों के नेक ही थे, मतलब उनका अल्टीमेट जो एम था, वो गोल था, वो एक ही था। दोनों अपनी जगह पे सही भी थे, राइट। विचारों की लड़ाई थी। उसी हिसाब से वो अपना एक नेशन भी चाहते थे कि हमारा नेशन इस तरीके के होगा, इस तरीके का होगा। रिलीजन की भी लड़ाई थी, जैसे हिंदू लोग थे, मुस्लिम्स लोग थे। जैसे बाद में फाइनली जो है मुस्लिम्स का एक बड़ा ग्रुप जो था उसने एक अलग रिलीजियस स्टेट की मांग ही कर दी पाकिस्तान की। पाकिस्तान दूसरा स्टेट बन ही गया। यानी आप खुद सोचो कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पर भी इस तरह के आइडियाज़ यहाँ पे वो भी अपने आप में फल फूल रहे थे। आज़ादी खाली अंग्रेज़ों से ही थोड़े चाहिए थी, केवल हम अंग्रेज़ों से ही आज़ाद नहीं हो रहे थे, हम बहुत सारी चीज़ों से आज़ाद हो रहे थे। लड़ाई केवल हम फ्रीडम की अंग्रेज़ों के अगेंस्ट ही नहीं लड़ रहे थे, हम बहुत सारी सोशल फ्रीडम की लड़ाई लड़ रहे थे। लेडीज़ जो यहाँ पे जो वुमेन थी, महिलाएँ थी, उनका जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, ठीक है, कुछ जो लोअर कास्ट थी उनका डिस्क्रिमिनेशन, एक साथ में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी यहाँ पे। तो लोगों के कई सारे एस्पिरेशंस थे। यानी आज़ाद जब होना था उनको, तो ये नहीं था कि खाली अंग्रेज़ भारत छोड़ के चले जाएं बस हम आज़ादी हासिल कर ली, ऐसा नहीं था। हाँ, अभी आपको यही समझाया जाएगा आपके यहाँ पे, मतलब बाहर, ठीक है, आपकी सोसाइटी में, स्कूल कॉलेज, ज़्यादातर यही समझाया ही जाता है कि आज़ादी का मतलब यही था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी, बट असलियत ये नहीं है। अभी जो लोग आज़ादी आज़ादी करते हैं तो उस आज़ादी शब्द को बहुत ऑर्थोडॉक्सी बना दिया गया, उसको बदनाम कर दिया गया, क्योंकि जो है बुरे तत्वों ने उस आज़ादी आज़ादी को आगे बढ़ाया और फिर आज़ादी की उसका मीनिंग ख़राब कर दिया गया। तो लेकिन वास्तव में आज़ादी बहुत सारी चीज़ों से चाहिए थी, ठीक। यानी एक ऐसा नेशन चाहिए था जहाँ पे सारे लोग इक्वल, मतलब अच्छे से रह सकें। बहुत सारे आइडियल्स थे जिनको हो सके, तो वो आइडियल्स ऐसे ही थे कि सोसाइटी के साथ धीरे धीरे वो हमको अचीव होते रहेंगे, जो हो रहे हैं और आगे भी होना है। मतलब बहुत आइडियल कंट्री हम कहाँ बन पाए हैं, अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे, राइट। जैसे डेमोक्रेसी में आपने पढ़ा है कि अभी आइडियल डेमोक्रेसी तो हम लोग बन नहीं गए हैं। आइडियल डेमोक्रेसी की डिफिनेशन है, आइडियल डेमोक्रेसी कंडीशंस है, वो हम धीरे धीरे बनेंगे, ठीक है। तो ये मैंने बताया कि तो कॉन्फ्लिक्ट्स थे लोगों के थाट में कि हमारा नेशन कैसा होगा। जैसे जो रिलीजियस स्टेट बनाने की मांग कर रहे थे मुस्लिम्स, वो अपना अलग बना लिए, तो क्या हिंदू लोग मांग नहीं कर रहे थे? वो भी तो एक ऐसा ग्रुप रहा होगा जो मांग करते रहे होंगे, ठीक। करते मतलब करते ही थे, लेकिन आप अपने हिसाब से सोचो क्या नहीं करते रहे होंगे? क्या जो लोअर कास्ट वाले लोग हैं कि जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्या वो लोग ऐसा नहीं चाह रहे थे कि जब हमको फ्रीडम मिले तो हम दूसरी हिसाब से निपटें? जैसे वहाँ पे अफ्रीका में कलर्ड लोगों से कहा गया कि आप जो है, नॉन वाइट्स से कहा गया कि वाइट्स को आप फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो। तो क्या इस तरीके से यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है? नहीं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें राइज थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना था। अभी बन गया है, अब सब सिस्टम सही चल रहा है, तो हमको लगता है चीज़ें बहुत आसान थी, बट इतनी चीज़ें आसान नहीं थी। खैर, इन सब कंडीशंस में कॉन्स्टिट्यूशन का बनना शुरू होता है, ठीक। तो इसमें एक छोटी सी हेडिंग है, इसी हेडिंग के अंडर में द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। तो जब हमको आज़ादी मिलती है 1947 में, ठीक है, तो आज़ादी मिलने के पहले ही, मतलब जो है 1946 में ही यहाँ पे कैबिनेट मिशन आता है और ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की यहाँ पे शुरू होती है, प्रोसेस शुरू होती है, ठीक। तो जो असेंबली जो एक डिसाइड होती है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाना होता है, उसका नेम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होता है। अब देखो इसके मेंबर्स कहाँ से आते हैं। तो इसके मेंबर्स जो होते हैं वो दो जगह से आते हैं। एक तो होते हैं जो प्रिंसली स्टेट्स होते हैं, प्रिंसली स्टेट्स यानी जो देसी रियासतें होती हैं, वो नॉमिनेट करके कुछ लोगों को भेजेंगे, ठीक। और एक होते हैं जो आपकी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है, यानी प्रांतीय विधानसभाएं, ठीक है। वहाँ के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो लोग आएंगे। ये जो इलेक्शन भी मैंने बताया ना 1937 में हुआ था, वो था। अब देखो ये यहाँ पे ये जनरल इलेक्शन नहीं थे, यानी सभी लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था, जैसे आम लोग आज सारे लोग वोट देने जाते हैं 18+ वाले, ऐसा नहीं था। वोटिंग राइट सबको नहीं थे, लेकिन जिनको भी वोटिंग राइट्स थे, तो यहाँ पे लेकिन ये किया गया था कि जो यहाँ मतलब ये वोट देने वाले लोग थे, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के मेंबर्स, ये लोग वोट देने वाले लोग थे, ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के मेंबर्स को वोट देते थे। बाकी यहाँ से कुछ लोग इलेक्ट होकर के जाना था जिनको।
तो लेकिन यहाँ पे ये किया गया कि एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कल्चरली रिप्रेजेंटेशन था, वो लैंग्वेज के हिसाब से था, जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से था, यानी इस तरीके से पूरा डिज़ाइन किया गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो पहुँचने वाले लोग हों वो सभी लैंग्वेज को, सभी कल्चर को, सभी रिलीजन को, सभी जियोग्राफिकल एरिया को रिप्रेजेंट करते हों, जिससे ये पता चले कि किसके क्या नीड्स हैं, ठीक है, किसके कौन से राइट्स मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो उन सारी चीज़ों को डिस्कस करके यहाँ पर रखा जा सके। ऐसा ना हो कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया के लोगों का इंटरेस्ट वहाँ पे छूट जाए, क्योंकि अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो हम प्लेन एरिया में रहने वाले लोग हैं, तो जो हमारी ज़रूरतें होंगी वो किसी पहाड़ी एरिया में रहने वाले लोगों की ज़रूरतों से डिफरेंट होगी कि नहीं होगी। और आपको पता ही है कि हमारा इंडिया जो है वो काफ़ी डाइवर्स है। तो ये तो खाली एक बात हो गई कि जियोग्राफिकल रीजन की। कल्चरल रीजन की बात कर लेते हैं, रिलीजियस बात कर लेते हैं। जैसे जो एक हिंदू रिलीजन के आदमी की जो ज़रूरतें होंगी वो मुस्लिम रिलीजन के आदमी ज़रूरतें नहीं होंगी, दोनों की अलग अलग होंगी। कॉन्फ्लिक्ट, उनके आइडियाज़ कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। जैसे सुबह हमारा सोने का मन है, उधर नमाज हो रही है, कहने का मतलब, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें तो वो सब वहाँ पे रखी गई है सारी चीज़ें, इस पर डिस्कशन जरूर हुई होगी और हुई, काफ़ी ज़्यादा लंबी बहसें हुई। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट्स की बातें यहाँ पर थी। तो जो इसको बनाने के लिए यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, तो यहाँ से इस तरीके से उनका इलेक्शन हुआ और यहाँ पे आई। तो 9 दिसंबर 1946 को मीटिंग होती है इसकी। डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा इसके जो है टेम्परेरी मेंबर बनाए जाते हैं, उसके प्रेसिडेंट बनाए जाते हैं। फिर 11 दिसंबर को जब अगली मीटिंग होती है तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो इसके परमानेंट मेंबर बनाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के, ठीक, जो कि भारत के बाद में फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं, ठीक। और ये काम शुरू करती है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे। बहुत सारी कंट्रीज़ में जाया जाता है, अलग अलग कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन लर्न किए, मतलब उसको रीड किया जाता है, लर्न किया जाता है, वहाँ की व्यवस्था देखा जाता है, फिर उसको देखा जाता है कि अपने यहाँ अप्लाई हो सकेगा कि नहीं अप्लाई हो सकेगा, ये चीज़ देखा जाता है, उसको लाया जाता है, उस पर काफ़ी अच्छी खासी डिबेट होती है। वो सारी डिबेट्स अभी भी रिकॉर्डेड हैं, ठीक, उन सब पे डिबेट्स होती है। फिर एक इसमें बहुत सारी कमेटीज़ बनती है, जैसे फंडामेंटल राइट्स कमेटी होती है इस तरीके से, ऐसे ही उसमें एक कमेटी जो बनती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका काम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना होता है, जिसके मेंबर होते हैं, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। और इसमें 7 मेंबर्स होते हैं। डॉक्टर BN राव भी इसी में होते हैं, जिनको फॉरेन भेजा जाता है कि आप जाओ कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करो और देखो कि यहाँ पे कौन सी चीज़ लाई जा सकती है। जैसे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे लाई गई। आयरलैंड से यहाँ पे DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, DPSP लाया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सारी चीज़ें सब यहाँ पे लाई गई। साउथ अफ्रीका से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का लाया गया, ठीक। जर्मनी से जो है जो प्रेसिडेंट रूल है वो यहाँ पर लाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन होता रहा। अब कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका है ये बना 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू कब होता है 26 जन 1950 को। इसके पीछे भी एक रीज़न है कि आखिर जब इस समय बन गया था तो ये इस टाइम पे क्यों लागू हुआ। तो अभी आपने जो देखा था कि 1931 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रेजोल्यूशन पास किया था, तो उसकी डेट पूर्ण स्वराज डे भी मनाया गया, तो 26 जनवरी ही थी। तो इस डे को मेमोरेबल बनाने के लिए ही जो है नवंबर को हो गया था, तो वेट किया गया 26 जनवरी आ जाए तब हम इसको लागू करते हैं, तो डेट जो है वो मेमोरेबल हो जाएगी थोड़ी सी, राइट। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी है वो है 2.4 थीम है गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जब हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे कि आखिर किन चीज़ों का आंसर हमको यहाँ पर लेना है, तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि जो है ऐसे कौन से वैल्यूज होंगे जो किसी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में हेल्प करेंगे, ऐसे कौन से मूल्य होंगे, ठीक। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऐसे कौन से मूल्य हैं, ठीक, कि जो उसको गाइड करते हैं। तो जैसे एडल्ट फ्रेंचाइज हो गया, हम लोगों ने फ्रीडम के लिए कड़ा संघर्ष किया था, वहाँ पे हम लोगों ने जो सोशल इक्वलिटी, सिटीजन्स राइट्स, इन सब की मांग हम लोग कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि अंग्रेज जो है हमको कैसे डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट हमने वहाँ पर लड़ाई लड़ी थी। तो इन सब चीज़ों को हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई करना था, ठीक। यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो है
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जैसे बहुत सारे लोग थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयपाल सिंह, डॉक्टर BN राव, डॉक्टर BR अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख, ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर जो है ये कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी, ठीक है, बहुत सारे नाम थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, लंबी लिस्ट है। 299 मेंबर्स थे, ठीक है। डिवीज़न के बाद मैंने जब पाकिस्तान का डिवीज़न 1946 में बन गई थी, फिर 47 जब आज़ाद हुआ तो कांग्रेस जो पाकिस्तान था वो अलग हो गया, तो उसके मेंबर्स वहाँ से चले गए। पहले 385 थे, फिर जब डिवीज़न हो गया तो यहाँ पे 299 बचे जिन्होंने अपने इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया, राइट। ये मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे आप जान लीजिए। तो ये सारे लोग वहाँ पे थे, उसमें गांधी जी नहीं थे, ठीक है, जो उसमें एक मेंबर गांधी, लेकिन गांधी जी के आइडियल्स को बराबर रखा गया। वहाँ पे जो उसमें लोग थे वो गांधी जी से प्रभावित थे, गांधी जी की बातों को भी रखा गया। गांधी जी क्या चाहते थे? गांधी जी चाहते थे कि जो है जो रूल्स हों, रूल करने का जो मादा हो वो छोटे छोटे लोगों तक पहुँचे, इकोनॉमी का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो जो आम आदमी तक भी पहुँचाया जा सके, ये सब गांधी जी चाहते थे। इन सब चीज़ों को ख्याल में रखा गया। तो जो फिलॉसफी है यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो उसका दर्शन है वो कहाँ से शो होता है, जिसकी वैल्यूज है वो कहाँ से शो होता है। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है, ठीक, पहले वो उसी का नाम, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ था तो उसी का नाम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। जैसे कोई चीज़ बनाई जाती है तो पहले उसका एक खाका तैयार होता है। जैसे आप अभी सोचोगे आपका घर बनना है तो आप सोचते हो कि हमारा घर ऐसा होगा, पूजा वाला कमरा इधर होगा, हमारा कमरा इधर होगा, पापा कमरा इधर होगा, ऐसे आप सोचते हो ना। तो ऐसे, और हमारा घर ऐसा होगा, तो ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी था। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा तो वो लिखा गया था किसमें, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो था वही बात जो बना कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल आप देखो, इसको रीड करो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे किस तरीके से है। तो ये आपके सामने इसको रीड करो कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. राइट। तो अब इसमें जो चीज़ें हैं इसको हम एक एक एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि ये प्रीएम्बल जो है ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ठीक। इसमें सारी चीज़ें बता दी, अभी आप खुद देखिएगा। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। लास्ट की जो आपकी लाइन है इसमें वो क्या है कि एडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव आवर सेल्व्स, यानी पीपल ऑफ इंडिया खुद इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट कर रहे हैं और अपने को ही कॉन्स्टिट्यूशन दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया है, हम लोगों ने खुद बनाया है, देश के लोगों ने खुद बनाया है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू। यानी जो लोग वहाँ पे इलेक्ट होकर के गए थे वो हम लोगों ने ही तो इलेक्ट किए थे, यानी हमारा रिप्रेजेंटेशन था, इसका मतलब हम ही थे। जैसे डेमोक्रेसी में रूल कौन करता है, जनता रूल करती है। अब आप बताओ क्या आप खुद रूल कर रहे हो डायरेक्टली? नहीं, आपने MP चुने हैं, MLA चुने हैं, वो लोग रूल कर रहे हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेशन आपका है, आपने उनको भेजा है। जो डिसीजन वो ले रहे हैं वो आपका डिसीजन है। अगर वो आपके अगेंस्ट डिसीजन लेते हैं तो अगली बार आप उनको नहीं भेजते हो, राइट। तो यानी रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हमने, यानी खुद हम लोगों ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इसको किसी ने हमको हैंडओवर नहीं किया है, ना तो ब्रिटिशर्स ने हमको दिया है, ना किसी किंग ने दिया है, ठीक। तो क्या एक बड़ी बात नहीं कि हम अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बना के उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं? तो ये एक बढ़िया फिलॉसफी हुई, ठीक। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिसॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सवरेन, यानी अब पहला वर्ड कौन सा आता है, सवरेन वर्ड आता है। सवरेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर हिंदी में बात करो तो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब ये होता है कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन, किसी भी तरह के डिसीजन लेने के लिए अपने आप में परफेक्ट हैं। हमको पूरे राइट्स है अपने डिसीजन लेने का, हमको कोई दूसरी पावर हमको उसके लिए फोर्स नहीं कर सकती है, ठीक। ये हुआ सवरेन का मतलब। जैसे जब हम आज़ाद हुए तो अब इसका मतलब ये है कि हम कौन से डिसीजन ले रहे हैं इसके लिए हमको ब्रिटिशर फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं 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 तुम ये काम करो, अब ऐसा नहीं कर सकते, हम लोग सवरेन हैं, ठीक। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सोशलिस्ट। ये सब प्रीएम्बल में है, आप इसको याद कर डालो, ये बहुत काम लगता है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट जो है ये फिलॉसफी है। एक सोशलिस्ट में का मतलब ये होता है कि जो इकोनॉमी होगी, ठीक है, जो इकोनॉमी होगी उसमें वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी कि रिच और पुअर के बीच में ज़्यादा गैप ना रहे। यानी ऐसी सोसाइटी ना होगी कि कुछ अमीर हैं तो बहुत अमीर हो जाएं, गरीब है तो बहुत गरीब हो जाए। ये आइडियल है हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन का। अब अगर सोचो कि अगर हमारे कंट्री में इतनी इनइक्वलिटी है तो कहीं ना कहीं इन आइडियल का फेलियर ही तो है, यानी अभी हम उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक, जैसे मैंने अभी आज़ादी की बात की थी ना, तो कहीं ना कहीं ये अगर ये उसमें चीज़ अगर इंक्लूडेड थी तो हम इसको अगर अभी अचीव नहीं कर पाए, मतलब अभी हमें इसको अचीव करना है, राइट। तो सोशलिस्ट का मतलब आपको समझ में आया। देन वर्ड है सेकुलर, ये बाद में जो है 42nd अमेंडमेंट में इसको बाद में अटैच किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसका मतलब पहले से नहीं था, मतलब इशारे में ये चीज़ पहले से थी। ठीक है, सेकुलर का मतलब ये होता है कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो किसी भी रिलीजन को मानने के लिए आज़ाद हैं, वो कोई भी रिलीजन को मान सकते हैं, उसकी जो वर्शिप प्रैक्टिस है, मतलब जिस तरीके से पूजा पाठ का विधि विधान है वो कर सकते हैं। ठीक, बट जो यहाँ का स्टेट है, यानी जो पावर है, जो रूलर है, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, और इसलिए वो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक, वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकता है। ये हो गया किसका मतलब, सेकुलर का मतलब। देन आपका वर्ड आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेसी अभी आपने पिछले चैप्टर में खूब पढ़ा है। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे किसका शासन होगा, जनता का शासन होगा, जनता द्वारा जनता प्रशासन, रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। देन वर्ड है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो भी इलेक्टेड होगा। जैसे देखो अब ये बात क्यों है कि डेमोक्रेटिक जब कह ही दिया तो रिपब्लिक कहने की क्या जरूरत थी, एक क्वेश्चन हो सकता है। जरूरत इसलिए है कि अगर आप एग्जांपल ले लो इंग्लैंड का, अगर आप इंग्लैंड का एग्जांपल लोगे तो वहाँ पर देखोगे कि वहाँ पे डेमोक्रेसी तो है बट रिपब्लिक नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो हेड बनता है, ठीक, भले नाम मात्र का है। जैसे अपने यहाँ भी जो हेड ऑफ द स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड प्रेसिडेंट, वो नाम मात्र का है, उसकी बहुत ज़्यादा राइट्स नहीं है। ऐसे ही वहाँ पे भी है इंग्लैंड में, लेकिन वो हेरिडिटी से आता है, राजा का बेटा राजा बनता है वहाँ पे अभी भी। हालांकि इसके हाथ में बहुत ज़्यादा पावर्स नहीं होती हैं, लेकिन जो पद तो है, पोस्ट तो है, तो इस तरीके से वो रिपब्लिक नहीं है। ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है बट इंडिया रिपब्लिक है। ठीक, रिपब्लिक। एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन क्या क्या, सबसे पहली चीज है जस्टिस। जस्टिस कौन कौन सी होगी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। यानी इन सब मामलों में सबके साथ में बराबर न्याय होगा। किसी यानी जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, इन सब किसी के भी बेस पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। जस्टिस जो सबको मिलेगी वो जस्टिस न्याय होगा, न्याय का आधार न्याय ही होगा, कोई जेंडर, कास्ट, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर ये सब नहीं होगी, राइट। देन लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब स्वतंत्रता से होता है, फ्रीडम से होता है। लिबर्टी किसकी होगी, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, मतलब हमारे जो विश्वास है, हमारे जो विचार हैं, इन सबको हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। जैसे अंग्रेजों के शासनकाल में हमको अपने विचार रखने, जैसे न्यूज़पेपर्स पे बैन लगा रहता था, हम सभा सोसाइटी नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये सारे राइट सिटीजन को देता है। ठीक, कि आपके पास ये सारे राइट्स हैं। लिबर्टी के बाद में देन और आगे बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, पूरी बात यहाँ पे लिख देते हैं, फेथ एंड वर्शिप। ठीक, अब देखो ये चीज़ जैसे मैंने कहा ना कि सेकुलर वर्ड बाद में जोड़ा गया, लेकिन देखो क्या यहाँ पे आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे सेकुलर की मीनिंग आ रही थी पहले से ही, लेकिन उसको और ज़्यादा रीडिफाइन कर दिया गया, और ज़्यादा सही कर दिया गया। ठीक, देन इक्वलिटी, यानी आप समानता होगी, ठीक है, सबके साथ में, स्टेटस की, अपॉर्चुनिटी की, यानी अवसर की समानता सबके साथ में है। ठीक, सबको कुछ, किसी को कुछ भी जो भी वो करना चाहे, ठीक, उसको करने का राइट, कुछ भी करने, मतलब ये ना समझना कि चोरी करना चाहे तो चोरी करने का अधिकार है, ऐसा नहीं है। अपॉर्चुनिटी की, अवसर की समानता सबके पास है। ठीक, देन और क्या है, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का मतलब क्या होता है, ब्रदरहुड, ठीक, यानी भाईचारा। अब भाईचारा इसलिए आया है कि देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे कानून होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, लेकिन उन रूल्स के रहते हुए भी
हमें मॉरलिटी की ज़रूरत होती है, नैतिकता की ज़रूरत होती है, वरना रूल्स के बीच में से भी गलत काम हो सकते हैं, उन रूल्स के रहते हुए भी। तो मॉरलिटी की ज़रूरत होती है। जैसे इतना सब होने के बावजूद भी चूँकि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स कंट्री है, इतनी विविधता है यहाँ पर कि इसकी जो अखंडता है यानी इसकी यूनिटी है उसको खतरा बना रहता है। तो उसके लिए ये है कि हम लोग फ्रेटर्निटी को यानी ब्रदरहुड को प्रमोट करें, साथ में रहे, भाईचारा बढ़ाएं, जिससे कि कंट्री की यूनिटी जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक, तो ये क्या होगा, ये फिलॉसफी हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी आप खुद समझो, ये फिलॉसफी है, ये एस्पिरेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बताता है कि सिटीजन यहाँ के कैसे होंगे, यहाँ की गवर्नमेंट कैसे होगी, यहाँ पे लोगों के राइट्स क्या होंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया को, देश को लेकर कैसे जाएगा, किस तरीके का देश चलेगा। ठीक, यहाँ पे के जो पावर है उसकी लिमिटेशन क्या है, ये सारी चीज़ें यहीं से डिसाइड हो जाती हैं। राइट, अब यहाँ पे आपका लास्ट टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, तो इसमें यह है कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन केवल इतना ही नहीं है कि रूल्स को डिसाइड करे, सिटीजन्स को राइट दे, इतना ही नहीं है। इंस्टीट्यूशन बात कर लो, यानी जो संस्थान है बहुत सारे, जैसे ऑफिसेज हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, यानी जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है, ये सब कैसे वर्क करेंगी, कैसे एक दूसरे को सहयोग करेंगी, कोऑपरेट करेंगी, ये सारी चीज़ें भी तो हैं। तो ये सभी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। दूसरी चीज़, जो लास्ट क्वेश्चन आपका था कि कॉन्स्टिट्यूशन जब एक बार अप्लाई हो जाएगा तो क्या उसमें बदलते हुए कंडीशन के साथ में क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना रिजिड, इतना स्ट्रिक्ट इस तरीके से नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने ध्यान रखा कि भाई जैसी हमारी आज की सोसाइटी है वैसे ही कल की सोसाइटी नहीं रह जाएगी, बहुत ज़्यादा चेंजेज होगा, तो बदलते टाइम के साथ कॉन्स्टिट्यूशन को बदला भी जाना है। लेकिन उन्होंने एक बात और ध्यान में रखा कि आज की मेजॉरिटी जो आज मेजॉरिटी में है, कल आज माइनॉरिटी में है, कल वो मेजॉरिटी में आ सकते हैं। ठीक, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे रूल्स एकदम से चेंज करना चाहें। हम लोगों ने सबको ध्यान में रखे, सबके राइट्स को, सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। कल कोई लोग मेजॉरिटी में आ जाए, कहीं नहीं अब सब हमारे हिसाब से चलेगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए। तो इतनी बेहतरीन व्यवस्था की गई है कि कोई एक साइड कॉन्स्टिट्यूशन को बदल ही नहीं सकता है, उसमें सबकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सब भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन में और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किस तरीके से आएंगे, इन चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है यहाँ पे। कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़, अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखो, इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ पे एक एक चीज़ों को बाकायदा डिफाइन किया गया है, इसलिए ये जो इसको वकीलों का स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि उसमें अच्छा खासा वो बहस कर सकते हैं, बहस करते हैं। पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में इसके रूल्स जो हैं बहुत ज़्यादा इम्प्लिसिट लगेंगे, समझ में नहीं आएंगे, लेकिन जो है वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रॉड उनको बाकायदा बता के समझा के उनको फिट किया गया है। ठीक, तो इस तरीके से आपने इसमें समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, वर्किंग कैसे होती है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आपको चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में।